बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज फिर से हम करेंगे नेचुरल इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं और छोटा सा इंसिडेंस हम बताएंगे कि मेरी कॉलोनी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कॉलोनी में क्या क्या हो रहा है, जो चीज़ों से मेरे को खुशी हो रही है, किन चीज़ों से मुझे परेशानी हो रही है, ऐसी चीज़ें हम बताते हैं अपनी सोसाइटीज़ के बारे में। तो बेसिक, सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद एडवांस की तरफ जाएंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हिंदी पे बिल्कुल भी गौर नहीं देना है। हिंदी के सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को सुनना है और उसको इंग्लिश में कैसे कह रहे हैं उन चीजों का ध्यान रखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ऑलराइट। तो हमारी कॉलोनी में एक फैशन बन गया है। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस, हमारी कॉलोनी में एक फैशन बन गया है। इट हैज बिकम अ ट्रेंड इन आवर कॉलोनी। देखिए, हम फैशन शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं हिंदी में बोलते समय। बताने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि कोई चीज चलन में हो गई है, तो जब चलन में होती है तो वो चीज ट्रेंड में होती है। देखिए, फैशन शब्द का जो इस्तेमाल है वो यूजुअली हम ऐसी ही कंडीशन में करते हैं जब हम किसी के विजुअल अपीयरेंस के एनहेंसमेंट की बात कर रहे हैं। क्लोथिंग है, फैशन है, मेकअप है, ये सारी चीजों के लिए फैशन वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। और ट्रेंड जो है वो ट्रेंड इमोशनल भी हो सकता है। जैसे कि कई बार ट्रेंड चलता है, लोग मीडिया को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो ट्रेंड इमोशनल भी हो सकता है। सो इट हैज बिकम अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड हो गया है जो कि इमोशनल भी है और फिजिकल भी है ना। वो ट्रेंड क्या चल गया है हमारी सोसाइटी के अंदर? हर कोई कुत्ता ले आया है। हर कोई कुत्ता ले आया है। एवरीबडी हैज बॉट ए डॉग। एवरीबडी हैज बॉट ए डॉग। हर कोई कुत्ता ले आया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब हर घर से कुत्तों की आवाज आती रहती है। अब हर घर से कुत्तों की आवाज आती रहती है। देयर इज कंस्टेंट बार्किंग कमिंग फ्रॉम एवरी हाउस। यानी हर घर से कुत्तों की आवाज आती रहती है। देखिए, बार्किंग अपने आप में है, भौंकने की आवाज आ जाती है। अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो वॉइस भी जोड़ सकते हैं। देयर इज कंस्टेंट बार्किंग वॉइस फ्रॉम एवरी हाउस। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज कंस्टेंट बार्किंग नॉइज कमिंग फ्रॉम एवरी हाउस। वॉइस कह दिया तो आपने थोड़ा पॉजिटिव बता दिया है, नॉइस कह दिया तो आपको वो शोर लग रही है। वॉइस और नॉइस में बस इतना ही फर्क है, वॉइस है तो आवाज है और नॉइस है तो शोर है। सो आजकल क्या हो रहा है, इट हैज बिकम अ ट्रेंड इन आवर सोसाइटी, एवरीबडी हैज बॉट ए डॉग एंड देयर इज कंस्टेंट बार्किंग नॉइस कमिंग फ्रॉम एवरी हाउस। हर घर से आवाज आती रहती है कंस्टेंटली। कंस्टेंट मतलब लगातार आती रहती है। हर कोई अपने कुत्ते का रौब दिखाना चाहता है। हर कोई अपने कुत्ते का रौब दिखाना चाहता है। लिटरली शब्दों को बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना है, बस रौब फीलिंग समझ गए आप कि हर कोई चाहता है मेरा कुत्ता ज्यादा हैवी लगे, इसकी ज्यादा वैल्यू हो सबके सामने। एवरीबडी वांट्स टू पोर्ट्रे देयर डॉग्स एज सुपीरियर। यानी हर कोई अपने कुत्ते को सुपीरियर पोर्ट्रे करना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू पोर्ट्रे देयर डॉग्स एज सुपीरियर। हर कोई अपने कुत्ते को सुपीरियर दिखाना चाहता है। नाउ द नेक्स्ट साइड, देखिए हिंदी के फिर वर्ड्स बदल जाते हैं। तो एक्चुअली इट इज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट दीज टू लैंग्वेजेस टुगेदर। हिंदी अपनी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अपने आप में अलग लैंग्वेज है। अगर हम इनके सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो या तो हिंदी अजीब सा साउंड कर जाएगी या इंग्लिश अजीब सा साउंड करेगी। तो एग्जैक्टली हम करना क्या होता है कि फीलिंग को समझो, उस फीलिंग को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, कौन से शब्दों से बोला जाएगा, ये चीज हमको सीखनी है। इन शब्दों का ट्रांसलेशन करके इंग्लिश नहीं बोलनी है। गेटिंग माय पॉइंट? हिंदी अलग चीज है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे तो बहुत परेशानी होती है। यानी कि जो कुत्तों की आवाज आती रहती है पूरा दिन, मुझे उससे बहुत परेशानी होती है। एक चीज और है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट हम अपलोड करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश होती है। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। वहां पर को लर्नर्स के साथ आके जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना रोजाना, वहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा सिचुएशनल इंग्लिश। क्योंकि ट्रांसलेशन मुश्किल से 10-15% इंग्लिश बोली जाएगी ट्रांसलेशन से। 80% इंग्लिश के लिए आपको सिचुएशन पता होने चाहिए। कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करना है, कहां से शुरू करना है, कहां एंड करना है, और 2-3 सेंटेंसेस को कनेक्ट कैसे करना है एक दूसरे के साथ। ये सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप लाइव कॉन्वर्सेशन करेंगे, सुनेंगे, को लर्नर्स के साथ सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे। तो लाइव सेशन में जरूर आइएगा। मैं अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। रही बात फीस की, तो फीस इतनी कम है कि स्टूडेंट्स कई बार कह देते हैं कि सर थोड़ा बढ़ा लो। फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको सीखना है, आपको लगता है कि हाँ मुझे इंग्लिश क्लासेस की जरूरत है, देन व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी सब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे तो बहुत परेशानी होती है, यानी कुत्तों की आवाज से मुझे तो बहुत परेशानी होती है। कई तरीके से कहा जा सकता है, मैंने ये तरीका यूज किया है। आई एम रियली सिक ऑफ ऑल दिस। आई एम रियली सिक ऑफ ऑल दिस, यानी ये जो कुछ हो रहा है आसपास मेरे घर के, आई एम रियली सिक ऑफ ऑल दिस, यानी कि मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम रियली ट्रबल्ड ऑफ ऑल दिस।
आई एम रियली ट्रबल्ड ऑफ ऑल दिस, इट एनॉयज मी वेरी मच, मुझे बहुत परेशान करता है ये सब कुछ, इट एनॉयज मी वेरी मच, स्ट्रेसेस मी भी आप कह सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं, तो ये सारी चीजें तभी समझ आएंगी जब सिचुएशन में अलग अलग बंदा अपने अपने तरीके से कहेगा। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब ये लोग अपने कुत्तों को शांत नहीं रख सकते, दो सेंटेंस बता देता हूं, जब ये लोग अपने कुत्तों को शांत नहीं रख सकते तो पालते क्यों हैं, तो पालते क्यों हैं। व्हेन दे कांट कीप देयर डॉग्स काम, देखिए काम मैंने यहाँ पर कह दिया, साइलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काम मतलब मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, उनका बिहेवियर, उनकी आवाज। व्हेन दे कांट कीप देयर डॉग्स काम, तो वो पालते क्यों हैं। व्हाई डू दे कीप देम एज पेट देन, व्हाई डू दे कीप देम एज पेट देन, देखिए कंडीशन क्या है, देन हमने यहाँ पे लास्ट में लगाया है, इससे थोड़ा एम्फेसाइज हो गया है हर चीज पर। ये स्ट्रक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे, लिटरली ट्रांसलेशन अगर करें, दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग बोलेंगे तो स्ट्रक्चर बदलेगा, लेकिन कोई फीलिंग नहीं पहुंचेगी। दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस साउंड करने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, व्हेन दे कांट कीप देयर डॉग्स काम, व्हाई डू दे कीप देम एज पेट देन, उनको पालते क्यों, एज ए पेट क्यों रख लेते हैं अपने घर में। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने तरीके से बोले जाते हैं, लगभग 70% इंग्लिश अलग है ट्रांसलेशन से। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे लगता है शोर से बीमार हो जाऊंगा, मतलब इतना शोर आ रहा है हर घर से और गलियों में, स्ट्रीट्स में, कि मुझे लगता है शोर से बीमार हो जाऊंगा। आई थिंक आई गेट सिक ऑफ नॉइसेस, देखिए यहाँ पर जो मैंने नॉइसेस कर दिया है बहुत सारी, यानी इतनी सारी आवाजें आ रही हैं। आई थिंक आई गेट सिक ऑफ नॉइसेस, या फिर आई थिंक आई गेट सिक ऑफ नॉइस भी कह सकते हैं। अगर सिंगल कुत्ता भौंक रहा है तो आई थिंक आई गेट सिक ऑफ इट्स नॉइस, मुझे लग रहा है इसकी आवाज से मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आई थिंक आई गेट सिक ऑफ इट्स नॉइस। यहाँ बहुत सारी आ रही हैं आवाजें, बहुत सारी क्या, गाड़ियों के हॉर्न, कुत्तों की आवाजें, सब्जी बेचने वालों की आवाजें। आई थिंक आई गेट सिक ऑफ नॉइसेस, मैं बहुत सारी इतनी आवाजें आ रही हैं, इनसे शायद बीमार पड़ जाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कि दो चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, दो चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम सिक ऑफ, यानी कि दो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस बता रहा हूं। देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम रियली सिक ऑफ, ऑफ हम लास्ट में लगा देंगे, दो चीजों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम रियली सिक ऑफ, जिन चीजों से मैं परेशान हूं वो कौन कौन सी चीजें हैं, दो चीजें हैं, कुत्तों के भौंकने से और गाड़ियों के हॉर्न से, कुत्तों के भौंकने से और गाड़ियों के हॉर्न से। द बार्किंग ऑफ डॉग्स एंड हॉन्किंग ऑफ कार्स, जो कार एक हॉर्न बजाती है, उसको अगर वो बहुत ज्यादा कोई बजा रहा है तो वो हॉन्क कर रहा है, यानी परेशान, जब एनॉय करने लगे वो आवाज तो वो हॉन्किंग कहला देता है। जैसे कि अब इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं साथ में बोलूं, देयर आर टू थिंग्स दैट आई एम रियली सिक ऑफ, द बार्किंग ऑफ डॉग एंड द हॉन्किंग ऑफ कार्स, यानी कुत्तों के भौंकने से एंड द हॉन्किंग ऑफ कार्स, गाड़ियों के हॉर्न से। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और सब्जी वाले भी कम नहीं है, जो स्ट्रीट वेंडर्स गलियों में बाहर आके आवाजें लगाते हैं, चिल्लाते जो हैं, और सब्जी वाले भी कम नहीं है। एंड स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑल्सो नो लेस, एंड स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑल्सो नो लेस, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं परेशान करने में। दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट, अपना पार्ट वो भी कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट एंड स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑल्सो नो लेस, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स भी कम नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इतना जोर से चिल्लाते हैं ऐसा लगता है सारी सब्जी घर के बाहर ही बेच के जाएंगे, मतलब इतना जोर से चिल्लाते हैं। अब दो सेंटेंस को साथ में बोलेंगे फिर, ठीक है। दे शाउट सो लाउडली, वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं और कैसा लगता है, ऐसा लगता है सारी सब्जी मेरे घर के बाहर ही बेचकर मानेंगे। अब इस तरीके की हमारे एक्चुअल मन में फीलिंग्स आती हैं, ऐसी हिंदी बोलते हैं हम नेचुरली, ठीक है। हम इंडिविजुअल सेंटेंसेस में बात नहीं करते हैं हिंदी में भी, तो इसी चीज को नेचुरली जब इंग्लिश में हमें एक्सप्लेन करना है, तो जब नेचुरलिटी की बात आएगी तो ट्रांसलेशन काम नहीं करेगा, हमें ऐसे ही भावनाएं भर भर के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ग्रामर बेसिक ही चलती है, बस स्ट्रक्चर बदल जाता है, शब्दों का आगा पीछा प्लेसमेंट हो जाता है बस। दे शाउट सो लाउडली, और ऐसा लगता है, इट फील्स दैट दे विल सेल ऑल द वेजिटेबल्स आउटसाइड माय हाउस ओनली। इट फील्स दैट बिल्कुल बेसिक है, देखिए, इट फील्स दैट ऐसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है, दे विल सेल ऑल देयर वेजिटेबल्स, अपनी सारी सब्जी बेचेंगे, आउटसाइड माय हाउस ओनली। दे शाउट सो लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाते हैं, इट फील्स दैट दे विल सेल ऑल देयर वेजिटेबल्स आउटसाइड माय हाउस ओनली, मेरे घर के बाद सारी सब्जियां बेचकर मानेंगे। व्हाट द पॉइंट, दो तीन बार रिपीट करेंगे तो खुद से समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उनका चिल्लाने का स्टाइल ऐसा होता है, जब तक कुछ खरीदोगे नहीं तब तक यहां से जाऊंगा नहीं, चिल्लाता रहूंगा। मतलब वो कैसे चिल्लाते हैं, उनका चिल्लाने का स्टाइल ऐसा होता है, घर के बाहर वो कंस्टेंटली चिल्लाते रहते हैं,
तब तक चिल्लाते हैं, ऐसे स्टाइल से चिल्लाते हैं कि जब तक कुछ खरीदोगे नहीं तब तक चिल्लाता ही रहूंगा यहाँ पर। व्हाट द पॉइंट, उस फीलिंग को, उनकी उस स्टाइल को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? दे शाउट लाइक, यानी वो ऐसे चिल्लाते हैं। दे शाउट लाइक, वो ऐसे चिल्लाते हैं कि जब तक कुछ खरीदोगे नहीं तब तक यही चिल्लाता रहूंगा। तो इस चीज को अगर पूरे के पूरे को हमें इंग्लिश में बोलना है तो दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे। दे शाउट लाइक आई कीप शाउटिंग अंटिल यू बाय समथिंग। दे शाउट लाइक आई कीप शाउटिंग अंटिल यू बाय समथिंग फ्रॉम मी। मुझसे कुछ खरीद नहीं लेते। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने एरिया के बारे में बताओ। अब ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अपने एरिया के बारे में बताओ। वेल, हाउ अबाउट योर एरिया, या फिर हाउ अबाउट योर कॉलोनी, कुछ भी कह सकते हैं आप कि अपने एरिया के बारे में बताओ। ऐसा कुछ जिससे आप परेशान हो अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, ऐसा कुछ जिससे आप परेशान हो। इज देयर समथिंग दैट अनॉयज यू? और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बोलने के। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी तरीका अपनाएंगे, जो सेंटेंस यूज करेंगे, स्ट्रक्चर, वो पूरा होना चाहिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए और उसका मीनिंग बनना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है। सो इज देयर एनीथिंग दैट अनॉयज यू? इज देयर एनीथिंग दैट ट्रबल्स यू? इज देयर एनीथिंग विच यू आर ट्रबल्ड विद? कई सारे तरीके हैं बोलने के। सो हाउ अबाउट योर सोसाइटी? इज देयर एनीथिंग दैट अनॉयज यू इन योर सोसाइटी? बिल्कुल बेसिक है। क्या इज देयर एनीथिंग दैट अनॉयज यू इन योर सोसाइटी? लास्ट सेंटेंस इज जो आपको लगता है कि यह नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसा है। इज देयर एनीथिंग इन योर सोसाइटी जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, विच यू थिंक शुडंट बी हियर? अगर दोनों को मैं बिल्कुल कनेक्ट करके दोनों सेंटेंस को बोल के क्वेश्चन करूंगा आपसे, इज देयर एनीथिंग इन योर सोसाइटी विच यू थिंक शुडंट बी हियर? इज देयर एनीथिंग इन योर सोसाइटी विच यू थिंक शुडंट बी हियर? यानी आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा, कम से कम 10-12 सेंटेंसेस लिखिएगा, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आदमी बदलना चाहता है। तो आपको ऐसा क्या लगता है जो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, विच एनॉयज यू? तो उसको कम से कम 5-7 सेंटेंसेस में लिखिए इंग्लिश में। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। आप जब तक लाइव कॉन्वर्सेशन में नहीं आएंगे, लाइव कॉन्वर्सेशन नहीं सुनेंगे, तो सिचुएशंस नहीं समझ में आएंगी कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया गया। एक और मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। यूजुअली आपने कहते सुना होगा अंग्रेजों की अंग्रेजी समझ नहीं आती है, एक्सेंट को दोष दे देते हैं लोग, एक्सेंट समझ नहीं आया। इट इज नॉट अबाउट एक्सेंट, उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, क्योंकि वो हिंदी से कनेक्ट करके नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अजीबोगरीब जो हिंदी से कनेक्टेड साउंड करते हैं, हिंदी भी समझ में आती है उनकी, लेकिन उनकी इंग्लिश इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो नेचुरल इंग्लिश है। एंड इफ यू वांट टू साउंड फ्लुएंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, देन यू नीड टू लर्न द नेचुरल इंग्लिश, कि इंग्लिश में नेचुरली उस बात को बोला कैसे जाता है। व्हाट द पॉइंट? तो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बिल्कुल फीस की आपको चिंता नहीं करनी है। आई एम हियर फॉर यू। ऑलराइट, और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।